गुड आफ्टरनून। नमस्ते सभी जन को। आज का जो ऑनलाइन सेशन है एबीसी ऑफ ऑक्सीजन थेरेपी, वो ऑर्गेनाइज बाय द सोसाइटी ऑफ कार्डियोवैस्कुलर एंड पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन इन कोलैबोरेशन विद प्रतिभा प्रभाकर पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन सेंटर है। मैं सभी जन का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ डॉक्टर मनीषा, सेक्रेटरी ऑफ द सोसाइटी ऑफ कार्डियोवैस्कुलर एंड पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन और सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट ऑफ प्रतिभा प्रभाकर पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन सेंटर। प्रतिभा प्रभाकर पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन सेंटर 12 साल ये सेशन इसीलिए कंडक्ट किया है क्योंकि काफी पेशेंट्स हमारे पास क्वेरीज लेके आते हैं कि हमें ऑक्सीजन क्यों यूज करनी चाहिए, कब यूज करनी चाहिए, ऑक्सीजन यूज करने पे हमें कोई एडिक्शन तो नहीं हो जाएगी, क्या हम जिंदगी भर ऑक्सीजन पे रहेंगे, कभी निकलेगा कि नहीं। ये सारे क्वेरीज आंसर करने के लिए आज का ये सेशन ऑर्गेनाइज किया है। ये सेशन शुरू होने के पहले मैं इनवाइट करती हूँ हमारे प्रेसिडेंट डॉक्टर मारिया जियंदानी, जो आपको ये सोसाइटी के मिशंस के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देगी। डॉक्टर मारिया, प्लीज वेलकम ऑन बोर्ड। थैंक यू डॉक्टर मनीषा। और मैं जितने भी लोग यहाँ पे हैं, आई कैन सी द काउंट टू 99 और शायद बहुत सारे ज्यादा लोग यूट्यूब पे भी है, उनका दिल से स्वागत करती हूँ। और स्पेशल थैंक्स टू डॉक्टर प्रभु देसाई। सोसाइटी ऑफ कार्डियोवैस्कुलर एंड पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन जो हम बोलते हैं, वो भारत की पहली ये सोसाइटी है जो हृदय और लंग का पुनर्वसन के लिए हम आगे काम करते हैं। हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन सेंटर जो है प्रतिभा प्रभाकर प्रभु देसाई सर मैडम शुरुआत से हमसे जुड़े हुए हैं वो। और हमारा मिशन है कि हम सेहत को आगे बढ़ाएं। जितना बीमारी की वजह से या तकलीफ की वजह से जो कुछ भी प्रॉब्लम आ रहे हैं, उसको जितना कम कर सकते हैं उतना कम करें। और इस मिशन के साथ हम सब जुड़े हुए हैं और आगे बढ़ रहे हुए हैं। इसी के साथ हम आगे तब बढ़ेंगे जब हमारे साथ आप लोग होंगे, हमारे साथ पेशेंट्स होंगे। उसके बिना इस सोसाइटी का हम जो भी करेंगे, अगर आप तक वो नहीं पहुंचा तो उसका मतलब नहीं होता है। इसके लिए आज के दिन आपके आशीर्वाद से हम एक मिशन लॉन्च कर रहे हैं, दूसरा, जिसका नाम है लक्ष्य। ये पेशेंट सपोर्ट ग्रुप है और सभी सोसाइटी, सभी सेंटर्स के साथ हम इसको कोलैबोरेट करना चाह रहे हैं। आप में से कोई मेंबर एक्टिवली उसमें पार्ट लेके उसको लीड करना चाहता है तो वो भी वेलकम है। इसके हमने नाम लक्ष्य मतलब फोकस इसके लिए रखा, ताकि हम ये जो बीमारियां है जो हमें आगे नहीं बढ़ने दे रही है, लंग की है, हम ऑक्सीजन पे जाते हैं, या हृदय की बीमारी है जिसकी वजह से नहीं जा पा रहे हैं, तो उसको लेकर हम आगे बढ़े। साथ में उसके बारे में जानकारी और रिहैबिलिटेशन के बारे में जानकारी सबको दे, उसकी नॉलेज ले, उसको सपोर्ट करे और खुद को कंप्लीटली हील करे। और ये लॉन्च की परमिशन के लिए मैं डॉक्टर प्रभु देसाई सर की बहुत बहुत आभारी हूँ। आज का लेक्चर प्रभु देसाई सर लेने वाले हैं। आप उन्हें जानते हैं, वो एक बेहतरीन डॉक्टर है और बेहतरीन डॉक्टर के साथ साथ बहुत ही अच्छे इंसान है, बहुत सॉफ्ट स्पोकन है, लेकिन हर बीमारी की जड़ तक जाते हैं और उसका इलाज सिर्फ दवाइयों से नहीं, लेकिन हर तरीके से उसका इलाज कंप्लीट हो उस पे वो ध्यान देते हैं। उनके सेंटर से तो सब लोगों ने फायदा लिया ही है, लेकिन ये भारत का पहला सेंटर है जो उन्होंने इस्टेब्लिश किया, जो इतने साल से फ्रूटफुली बहुत लोगों को फायदा कर रहा है। सर एक बहुत अच्छे टीचर है, उनके बहुत सारे प्रकाशित है और उसके साथ साथ उन्होंने सोसाइटी को बहुत सपोर्ट किया है। सोसाइटी की शुरुआत से के अभी तक सोसाइटी का सपोर्ट सर एक स्ट्रॉन्ग पिलर है। सो थैंक यू वेरी मच सर, एंड आई वेलकम यू विदाउट एनी डिले टू टेक दिस सेशन फॉरवर्ड। एबीसी ऑफ ऑक्सीजन थेरेपी, प्रभु देसाई सर।
सर्वप्रथम मैं सब लोगों का आभारी हूँ। आज का ये जो सेशन है, आज का जो लेक्चर है, आप सुनने वाले हो ऑक्सीजन थेरेपी का ऊपर। उसके साथ में डॉक्टर मारिया का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक उन्होंने, सोसाइटी ऑफ कार्डियोवैस्कुलर रिहैबिलिटेशन, ये इसके माध्यम से आज ये लेक्चर प्रस्तुत हो रहा है। और मैं सबको उनको शुभकामनाएं देता हूँ कि उनका जो नया संकल्प है, ओके, वो संकल्प उनका जो एजुकेशन करना है सब पेशेंट्स को और फिजियोथेरेपिस्ट को, वो बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़े। तो आज मेरा जो लेक्चर रहने वाला है वो ऑक्सीजन थेरेपी का ऊपर लगेगा भी आधा लेने का करने का मकसद ऐसा है कि ऑक्सीजन, यानी हिंदू संस्कृत भाषा में उसको प्राणवायु बोलते हैं, जो हमारी प्राण है एक्चुअली। और हमारे काफी मरीजों को उसके बारे में ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि काफी लंग के बीमारियों के जो पेशेंट है, वैसे हार्ट के बीमारियों को पेशेंट है, उनको कभी ना कभी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। और वो ऑक्सीजन से उनका जो डर है वो निकलना चाहिए। और ऑक्सीजन ये एक ऐसी जो हम प्राणवायु ऐसी चीज है कि जो हम आसानी से घर में उपलब्ध कर सकते हैं, उसको हम लोग होम ऑक्सीजन थेरेपी बोलते हैं। उसके बारे में काफी अज्ञान है लोगों में, और कुछ काफी चीज उनको ज्ञान होना चाहिए उसके बारे में। जो घर पे ऑक्सीजन ले रहे हैं उनको भी उसका फायदा होना चाहिए कि लेक्चर का, कि वो किस तरह से वो ऑक्सीजन ले, उसमें क्या क्या उन्होंने उन्होंने करना चाहिए कि हमारा ऑक्सीजन मशीन अच्छी तरह से काम करे। और जिनको नहीं लगा है उनको भी ये जानकारी पाना जो इसके लिए जरूरी है, क्योंकि काफी लंग के जो बीमारी है, जैसे एडवांस सीओपीडी है या फिर इंटरस्टिशियल लंग डिसीज है, ये सब लोगों को ऑक्सीजन प्राणवायु की थेरेपी है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट थेरेपी है, जिससे उनका क्वालिटी लाइफ इंप्रूव हो जाता है। और उनको जो दम जो सांस लगता है वो काफी कम हो जाता है। ओके, तो लेट अस स्टार्ट विद ऑक्सीजन थेरेपी के बारे में। और एक मिनट, हमारी स्लाइड आगे नहीं जा रही है। सॉरी अबाउट इट, बट स्लाइड प्रोसीड नहीं हो रही है। विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट, जस्ट गिव मी सम टाइम। देख 2 मिनट आने की हो गया, 2 मिनट से अभी ये मैं बंद कर देता। कोई पार्ट रह जाएगा ना, फिर मेरे को रात को मुश्किल होगी चार्ज करने को। नहीं, मेरा तो 2 मिनट में हो जाएगा। अभी दिख रही है स्लाइड्स? Yes, sir. यस सर, दिख रही है। सॉरी अबाउट इट। तो चलो शुरुआत करते हैं हमारी प्राणवायु के बारे में। और ये प्राणवायु हमारे जो अवकाश है, आकाश है, हमारे आजू बाजू में जो हम लोग एनवायरनमेंट बोलते हैं,
उसमें 21% रहता है और 78% नाइट्रोजन रहता है और 1% ये कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेस रहती है। तो ये जैसे हम ये जो 21% ऑक्सीजन है ये पूरा थ्रू आउट अवकाश में रहता है। ऐसा नहीं कि बहुत हाइट पे जाने के बाद ऑक्सीजन कम हो जाता है। क्या कम हो जाता है? वो प्रेशर कम हो जाता है। जैसे हाई एल्टीट्यूड हम जाते हैं, हम लेह लद्दाख जाते हैं और फिर इसमें बताया देखो एक 848 मीटर्स पे जो एवरेस्ट का शिखर है उधर भी आप देखेंगे तो ऑक्सीजन लेवल उतना ही रहता है, मगर ऑक्सीजन का जो प्रेशर रहता है वो काफी कम रहता है, 43 मिलीमीटर रहता है। और वो जो जमीन बम्बई में अगर देखेंगे तो वो 117 मिलीमीटर, 100 मीटर हम लोग पकड़ते हैं उतना रहता है। तो इसका मतलब ऐसा है कि ऊपर जैसे हम ऊंचे हाइट पे जाते हैं तभी ऑक्सीजन का प्रेशर कम होता है, मगर ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है वो उतना ही रहता है। तो जब भी हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं, जब भी ट्रिप्स को जाते हैं लेह लद्दाख या फिर रोहतांग पास, ऐसी जगह पे हाइट ज्यादा होने के कारण, प्रेशर कम होने के कारण पेशेंट्स को कम ऑक्सीजन मिलता है, नॉर्मल आदमी को भी वो कम ऑक्सीजन मिलता है। तो ये ध्यान में होना चाहिए। ये ऑक्सीजन आती किधर से? तो ये ऑक्सीजन, एक पृथ्वी ऐसी एक प्लैनेट है कि जिसमें ये ऑक्सीजन है। फिलहाल तो दिख रही है हमें कि ऑक्सीजन और के प्लैनेट में तो नहीं ये है, मैं कुकर मगर ये ठीक है, ऑक्सीजन टाइम प्लांट्स लगेगा, पैदा करते हैं, मैं झाड़ जल्दी पैदा कर करते हैं, हो अलगी जाएगा। जो समुद्र में रहता है वो पैदा करते हैं। वो कैसे पैदा होता है कि जो सनलाइट के से फोटोसिंथेसिस के कारण जब भी वो लाइट इस्तेमाल करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, तभी उसमें ऑक्सीजन बाहर आ जाता है एज अ बाय प्रोडक्ट। और वो ऑक्सीजन हमारी पृथ्वी का ऊपर इतनी क्वांटिटी में है, तो फिलहाल तो अभी वो कुछ कम नहीं हुआ है। और वो ऑक्सीजन हमको मेंटेन रखने के लिए हमें प्लांट्स इंपॉर्टेंट है, झाड़ इंपॉर्टेंट है, पौधे इंपॉर्टेंट है, और उसको हम बढ़ाना चाहिए। इसके लिए ग्रीन अर्थ उसको वैल्यू है कि जिसके कारण हमेशा एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन बनी रहे। अभी ऑक्सीजन जो हम एनवायरनमेंट लेते हैं वो हमारे फेफड़े तक कैसे पहुंचती है, इसका नॉलेज आना चाहिए। ये मैं आपको बता रहा हूँ, आपको चित्र दिख रहा है, ये पिक्चर दिख रही है, ये हमारा लंग है। और लंग का जो लास्ट पार्ट जो दिखता है ये अल्वियोलाई बोलते हैं। ऐसे मिलियंस ऑफ अल्वियोलाई रहते हैं। ये अल्वियोलाई में से जो लास्ट जो पाइप है, विंड पाइप, उसको हम ट्रैकिया ब्रोंकियल ट्री बोलते हैं। और ये लास्ट पार्ट है अल्वियोलाई, उसके आजू बाजू में नसें रहती है खून की, जो पूरा बॉडी से ब्लड उधर आ जाता है, फिर इसमें ऑक्सीजन मिल जाता है। ये ऑक्सीजन अंदर गया लंग में से, इसको इंटरस्टिशियम बोलते हैं। और ऑक्सीजन किधर जाता है? तो वो खून में मिल जाता है। फिर खून में मिलने के बाद हीमोग्लोबिन से उसका कांटेक्ट हो जाता है और वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन पूरे बॉडी में जाते हैं। हम देखेंगे कैसा उसका व्यवहार होता है बॉडी में। और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आरबीसी में से, खून में से वापिस लंग में आ जाता है, फिर हम वो सांस छोड़ते तभी बाहर जाता है। तो इस तरह से जो शुद्ध अशुद्ध रक्त जो अल्वियोलाई में आता है, हवा की जो थैलियां रहती है थैले में आती है, उसमें से ऑक्सीजन इस तरह से अंदर जाता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाता है। जब ये ऑक्सीजन खून में मिलता है तो ये ब्लड शुद्ध हो जाता है। फिर वो ब्लड लंग से हार्ट में आ जाता है, लेफ्ट साइड के हार्ट में। फिर लेफ्ट साइड के हार्ट से वो पूरे बॉडी में ऑक्सीजन दिया जाता है। तो इस तरह से वो ऑक्सीजन लंग में खून में मिलके जो ऑक्सीजन शुद्ध रक्त है वो पूरे शरीर को, हमारी जो पेशीज है, जो पाँव के, हाथ के, लिवर के, ब्रेन के जो पेशी, मांसपेशी है, उधर वो ऑक्सीजन पहुंचाने का काम हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम करती है, यानी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम करती है। मगर वो कैरी करने का काम हमारे हीमोग्लोबिन करता है, जो खून करता है। तो इस तरह से ऑक्सीजन सब जगह जाता है। ये और एक चित्र है किस तरह से ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन में जाता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है, फिर खून के माध्यम से सब जगह पे टिश्यूज पे जाते हैं, फिर टिश्यू ऑक्सीजन को ले लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस ब्लड में देते हैं, कि जिसके कारण वो फेफड़े में आ जाता है और वो शुद्ध हो जाता है। एक सबसे इंपॉर्टेंट ये ग्राफ है, वो समझाता है कि हम ऑक्सीजन जो गिनते हैं पल्स ऑक्सीमीटर से, वो रियल ऑक्सीजन नहीं रहता है, वो सैचुरेशन रहता है। और जब भी हम खून कलेक्ट करते हैं, उसको हम लोग आर्टीरियल ब्लड गैस बोलते हैं, एबीजी, वो डिटेक्ट करता है कि कितना ब्लड में ऑक्सीजन का प्रेशर है मिलीमीटर में, और वो ऑक्सीजन सैचुरेशन से निगडित रहता है। इसके लिए ये आप देखेंगे ग्राफ,
इसमें 60 अगर PaO2 रहता है ऑक्सीजन का प्रेशर, तो हमारा ऑक्सीजन सैचुरेशन 90% रहता है, जो इंपॉर्टेंट है। तो आगे आप कितना भी ऑक्सीजन ज्यादा बढ़ाएंगे, मगर सैचुरेशन तो उतना ही 90 to 98 तक जाता है, ज्यादा बढ़त नहीं हो जाती है कितना भी प्रेशर ऑक्सीजन। सो इन शॉर्ट इसका मतलब ऐसे है, हम कितना भी ज्यादा ऑक्सीजन दिए तो भी मरीज को फायदा सिर्फ 90 सैचुरेशन टू 92 सैचुरेशन तक ही मिलता है, उसके आगे ज्यादा ऑक्सीजन देके फायदा नहीं होता है, तो नुकसान होता है। तो जिनको इनका ऑक्सीजन लेवल, जो पेशेंट ऑक्सीजन थेरेपी ले रहे हैं, जो उनका ऑक्सीजन लेवल अगर 90 to 92 है, तो उनको ज्यादा ऑक्सीजन बढ़ा के 98 लाने की जरूरत नहीं है। और ज्यादा ऑक्सीजन लाएंगे तो उससे नुकसान भी हो जाता है, वो बाद में देखेंगे हम क्या है। अभी एक सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ध्यान में होनी चाहिए कि हम ऑक्सीजन बढ़ा के ब्लड में मतलब नहीं है, वो ऑक्सीजन डिलीवर होना चाहिए पूरे बॉडी में। किधर किधर जाना चाहिए, वो ब्रेन में जाना चाहिए, हार्ट में जाना चाहिए, लीवर में जाना चाहिए, किडनीज में जाना चाहिए, इंटेस्टाइन में पहुंचना चाहिए, मसल्स में पहुंचना चाहिए, सब वाइटल ऑर्गन्स को जाना चाहिए। और वो भेजने का काम लंग में से खून करता है। इसके लिए हीमोग्लोबिन को इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हारी खून हीमोग्लोबिन लेवल 5 रहेगी या 6 रहेगी, या हम बोलेंगे यार 10 के नीचे रहेंगी, तो आपका ऑक्सीजन कम जुड़ा जाएगा खून से। अगर वो 14 तक रहती है तो ज्यादा ऑक्सीजन जुड़ा रहेगा। तो सिर्फ ऑक्सीजन होके मतलब नहीं, तो ऑक्सीजन कैरी करने के लिए जो हीमोग्लोबिन रहती है वो इंपॉर्टेंट है। खेतों में अनाज ज्यादा पैदा करके मतलब नहीं है, वो ट्रक से कैरी होना चाहिए शहरों में उसका वापर होने के लिए, उसके रास्ते अच्छे होने चाहिए, उसके लिए हम लोग कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम बोलते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। तो ब्लड की नसें अगर छोटी हो जाती है कुछ कारण, तो ऑक्सीजन कम डिलीवरी हो जाएगा। अगर हार्ट का पंपिंग अगर कम हो जाएगा, तो भी ऑक्सीजन ज्यादा पहुंचेगा नहीं। ब्लड में ऑक्सीजन होने के बाद में भी ऑक्सीजन मसल्स की तरफ और टिश्यूज की तरफ कम पहुंचेगी। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज भी ये है कि हमारी जो टिश्यू रहती है, लास्ट में देखो ये टिश्यू है, ये सेल है, इसमें ये ऑक्सीजन जाना चाहिए तो ये एनर्जी होती है। तो ये हमारे माइटोकॉन्ड्रिया है और ये सेल्स है, इनके काम भी अच्छे इतने होने चाहिए कि ये ऑक्सीजन को यूटिलाइज करे। इसके लिए कुछ इन्फेक्शन रहते हैं जिसको हम सेप्सिस बोलते हैं, जो होती है इन्फेक्शन के कारण, या और कोई पॉइजनिंग होता है जैसा कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, जो सिगरेट पीने वाले लोग थे उनका भी ब्लड में कार्बन मोनोऑक्साइड थोड़ा ज्यादा रहता है। तो ये ऑक्सीजन कार्बन माइटोकॉन्ड्रिया इसमें काम नहीं करते हैं अच्छी तरह से। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया अगर काम नहीं करेंगे कोई टॉक्सिन्स के वजह से या फिर और सेप्सिस के वजह से, तो ऑक्सीजन आप कितना भी पैदा करेंगे पहुंचाएंगे उन तक, अगर उनकी एबिलिटी नहीं रहेंगी ऑक्सीजन लेने की, तो कोई फायदा नहीं। और ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो एनर्जी पैदा नहीं होती है, एटीपी यानी एनर्जी है। तो ये इस तरह से पूरा ऑक्सीजनेशन, हम टिश्यू ऑक्सीजनेशन बोलते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सिर्फ ब्लड का ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम चाहते हैं कि टिश्यू ऑक्सीजन इंप्रूव हो जाए। चलो, ये अभी हम ऑक्सीजन के बारे में बात किया, क्या हम घर में हमारी ऑक्सीजन जो नॉर्मल ब्रीथ करते हैं वो इंप्रूव कर सकते हैं क्या? तो जरूर कुछ लेवल तक इंप्रूव कर सकते हैं। जैसे कोई हम विंडोज ओपन रखते हैं, या हमारी वेंटिलेशन इंप्रूव हो जाती है, या हमारे पास कोई पोल्यूशन निकालने वाले एयर प्यूरिफायर्स होते हैं, और तो इस तरह से हम कुछ लेवल तक ऑक्सीजन की लेवल रूम में इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये नॉर्मली इंप्रूव करते हैं। और कुछ तरीके हैं क्या? जैसा मैंने आपको बताया कि ऑक्सीजन ये प्लांट्स पैदा करती है, प्लांट जितना ज्यादा उतना ऑक्सीजन सराउंडिंग एरिया में ज्यादा। इसके लिए हम हरे भरे खेत में जाते हैं या अच्छे जंगल में जाते हैं जिधर बहुत ज्यादा झाड़ रहते हैं, उधर हमेशा हमें अच्छा लगता है, फ्रेश लगता है। क्यों? क्योंकि अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज मोर देयर। तो ये कुछ प्लांट्स भी है कि जो ज्यादा ऑक्सीजन पैदा करते हैं, और उसको इंडोर प्लांट्स है, वो हम घर में लगा सकते हैं, हमारे रूम में लगा सकते हैं, जिसके कारण जो जो भी कुछ इंडोर में लाइट आ जाता है, वो कम लाइट रहने के बाद भी ये जो प्लांट्स है उनके जो लीव्स है वो खास इस तरह से बनाया गया है कि उनका जनरेशन ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा है। आप देखे रहेंगे उसमें से काफी प्लांट्स हमारे क्लिनिक में हैं और हमारे रिहैब सेंटर में भी हम रखे हैं, कि ये जो प्लांट्स है वो बाहर मिलते हैं, अवेलेबल है, और उसका इस्तेमाल हम हमारे रूम को डेकोर करने के लिए और ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। और कुछ तरीके से हम ऑक्सीजन ले सकते हैं क्या? ब्यूटीफुली ऑक्सीजन कैन बी इंक्रीज बाय ब्रीदिंग। हम सांस इंप्रूव करेंगे। जैसे आप जस्ट मेरे सामने मुंह से सांस लेके देखो क्या होता है। आप लंबा मुंह खोल के सांस लीजिए,
और अभी आप मुंह बंद करके नाक से सांस लीजिए पूरा डीप तक। आपको समझ में आएगा कि अपना एयर हवा बहुत ज्यादा अंदर तक जाती है। यस, वो जाती है। 20% हवा अंदर ज्यादा जाती है। जो मुंह से सांस लेते हैं, जैसे हम एंग्जाइटी में होते हैं, पैनिक हो जाते हैं, तो हमें ऑक्सीजन कम मिलता है। ओके, बट हम नाक से अगर सांस लेंगे बराबर से, डीप ब्रीदिंग करेंगे नाक से, तो हवा ऑक्सीजन 20% ज्यादा अपने बॉडी में पैदा हो सकता है। और रिमेंबर, एनर्जी जो हम बोलते हैं इज क्रिएटेड नॉट बाय फूड बट बाय ऑक्सीजन। ये वाक्य मेरा ध्यान में रखो। हमारी जो ग्लूकोज से एनर्जी पैदा करने की जो ताकत है, वो हमारे ऑक्सीजन के कारण है। एंड ग्लूकोज सिर्फ फूड के कारण नहीं है। फूड हम 2 दिन नहीं खाएंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, हम जी सकते हैं। मगर हम ऑक्सीजन 1 मिनट भी नहीं लेंगे तो हम हमारी का शरीर पूरा बंद हो सकता है काम करना। तो इसके लिए ऑक्सीजन इज मोर इंपॉर्टेंट देन फूड। तो ये हम पर्सली ब्रीदिंग और डीप ब्रीदिंग, नेजल ब्रीदिंग टेक्निक यूज करके हमारी बॉडी की ऑक्सीजन ले सकते हैं। इसके लिए योग और प्राणायाम का क्या फायदा है अभी समझ में आ रहा है कि उन लोग आपको डीप ब्रीदिंग सिखाते हैं, नेजल ब्रीदिंग सिखाते हैं, ओमकार आपको पर्सली ब्रीदिंग प्रकार सिखाता है, और उसमें जो वाइब्रेशंस आते हैं वो भी इंपॉर्टेंट रहते हैं। इसी तरह से हम हमारा ऑक्सीजन ज्यादा पैदा लंग में कर सकते हैं, उसको मेंटेन रख सकते हैं। तो ये डीप ब्रीदिंग से ऑक्सीजन बढ़ाना है। अभी हम बात करेंगे ऑक्सीजन थेरेपी के बारे में। जो हम प्राणवायु थेरेपी बोलते हैं, वो क्या है? ये एक प्रकार का ऑक्सीजन देने का तरीका है जिससे हम हमारी सांस में इंक्रीज ऑक्सीजन लाते हैं। अभी हम 21% ऑक्सीजन ले रहे हैं, हम बाहर से ऑक्सीजन लेके उसकी प्रमाण थोड़ी बढ़ा सकते हैं, जिसके कारण लंग में ऑक्सीजन ज्यादा जाएगा। लंग में ऑक्सीजन ज्यादा जाएगा तो ब्लड में और ज्यादा ऑक्सीजन जाएगा। तो इसी तरह से ऑक्सीजन थेरेपी इज नथिंग बट प्रोवाइडिंग यू एक्स्ट्रा ऑक्सीजन। तो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन लेके हम फेफड़े का ऊपर का तनाव कम कर सकते हैं, फेफड़े की कमजोरियां कंट्रोल कर सकते हैं, या उसको हम उसको ओवरकम कर सकते हैं। तो ऑक्सीजन थेरेपी से हम ऑक्सीजन बढ़ा सकते हैं। अभी ऑक्सीजन सर्वाइवल को क्यों इंपॉर्टेंट है, अभी मैंने आपको बताया कि एनर्जी जनरेशन है, वो ऑक्सीजन हम लेते हैं तो ज्यादा जनते 336 एटीपी। एटीपी मीन्स एनर्जी का यूनिट पकड़ लो आप 1 यूनिट ऑफ एनर्जी पकड़ लो 1 एटीपी। तो हम 36 यूनिट ऑफ एटीपी पैदा कर सकते हैं, एनर्जी पैदा कर सकते हैं अगर हम ऑक्सीजन लेते हैं। तो अगर हमारा बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल कम होता है तो सिर्फ हम 2 यूनिट एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, और बाकी का जो लैक्टेट उससे बनता है वो टॉक्सिक होता है और उससे नुकसान होता है। सो ये है ऑक्सीजन की महती कि ऑक्सीजन से हम ज्यादा एनर्जी पैदा कर सकते हैं। तो हमारे ऑक्सीजन थेरेपी की गोल क्या है? हम जब भी हम ऑक्सीजन थेरेपी करते हैं, मरीजों को देते हैं या प्रिस्क्राइब करते हैं, तो हम हमारा गोल क्या है? तो हम उनको एक ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब करते हैं। ध्यान में रखो, इट इज थेरेपी टू बी प्रिस्क्राइब। जस्ट ऑक्सीजन ले लो उसको कोई आंसर नहीं होता है, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट करना चाहिए हम क्यों ऑक्सीजन देना चाहते हैं, और कितना लीटर तक देना चाहते हैं, और कितना घंटा देना चाहते हैं, कभी देना चाहिए, वो कम ज्यादा कैसे करने का ये सब सिखाना ऑक्सीजन थेरेपी रहता है, वो गोल है। और दूसरी बात ऐसी है कि ऑक्सीजन कम हो जाती है बॉडी में बहुत दिन तक, तो काफी सिम्टम दिखते हैं, उसको हम लोग क्रॉनिक हाइपोक्सिया सिम्टम है। ये हमें पहचानने को नहीं आता है, याद रखो, दूसरे जन ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसा लो ऑक्सीजन बॉडी में रहेंगे, 90 से नीचे, 88 से नीचे अगर हमारा ऑक्सीजन लेवल रह जाता है तो हमें क्या सिम्टम दिखते हैं? तो हम थक जाते हैं, नंबर 1। दूसरा, हमारी ब्रेन को ब्रेन बहुत ऑक्सीजन लेती है, तो हमारी ब्रेन को सबसे कम ऑक्सीजन मिलता है। तो वो ब्रेन जब भी कम ऑक्सीजन देता है तो वो बहक जाता है, उसको हम न्यूरोसाइकेट्रिक मैनिफेस्टेशन बोलते हैं। वो कुछ भी अजनबी चीज सोचने लगता है, वो कभी कभी चीज भूलने लगता है, ये कभी हम इमोशनल ज्यादा हो जाते हैं, रोने लगते हैं या और हम डिप्रेस हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं, उसको हम लोग न्यूरोसाइकेट्रिक मैनिफेस्टेशन बोलते हैं। तो ये लो ऑक्सीजन का सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम है, वो बहुत पहले आ जाता है और लोगों को उसका पता नहीं लगता है। दूसरा इंपॉर्टेंट लो ऑक्सीजन का दुष्परिणाम, अपना हार्ट का ऊपर, राइट साइड का हार्ट, उसका प्रेशर बढ़ जाता है और उसके कारण और दम लग जाता है। तो ये दूसरा। तीसरा, मेरा ऐसा कहना है कि ये ऑक्सीजन सब चीज के लिए लगता है, किडनी को काम करने के लिए, लिवर को काम करने के लिए, इंटेस्टाइन को काम करने के लिए। तो जब भी हम लो ऑक्सीजन मरीज को देंगे तो मरीज का जो काम है उसमें थोड़ी तो बाधा आने वाली है, और वो जो बाधा आती है उससे उनका काम फंक्शनिंग बराबर नहीं होता है।
तो अपनी बॉडी के सब ऑर्गन का फंक्शन में थोड़ा फार कम ज्यादा कम इफेक्ट होता है। वो दिखता नहीं है, उसके क्या वो रियली इतना इंपॉर्टेंट है क्या, दुष्परिणाम उससे होने वाले हैं क्या, उसके बारे में ज्ञान कम है। इसके लिए ऑक्सीजन थेरेपी के बारे में रिसर्च बहुत कम हुआ है। जो भी कुछ ट्रायल्स हुए वो सीओपीडी नाम की बीमारी में हुए, मगर बाकी के बीमारियों का वो भी बहुत पुराने ट्रायल है। मैं जब स्कूल कॉलेज में था, मेडिकल कॉलेज, वो टाइम के ट्रायल है, मगर रियल ट्रायल्स अभी तक बहुत लॉन्ग टर्म में ट्रायल्स कुछ ज्यादा हुए नहीं है। तो ये ऑक्सीजन की लैक के कारण जो होने वाले नुकसान है वो बहुत कम लोगों को मालूम है, कम जन उसको इंपॉर्टेंस देते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है, जैसा मैंने आपको बताया कि अगर ऑक्सीजन लेवल कम हो जाती है तो बॉडी उस ट्राई टू कॉम्पेंसेट। जैसा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम क्या करते हैं, हार्ट रेट बढ़ा देती है, हार्ट का प्रेशर बढ़ा देती है। तो उससे क्या होगा, हार्ट को ही नुकसान होगा, क्योंकि हार्ट को काम ज्यादा करना पड़ेगा, तो हार्ट को ऑक्सीजन ज्यादा लगेगा, ऑक्सीजन तो कम है, तो फिर हार्ट तनाव में आते हैं, हार्ट रेट बढ़ जाता है, हार्ट की रिदम इरेगुलर हो सकती है, ब्लड प्रेशर का में ऊपर चेंजेस हो सकते हैं। दूसरी बात ऐसी है कि ऑक्सीजन अगर कम हो जाता है तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में जो दिक्कतें आ जाती है, वैसी हीमोग्लोबिन में भी दिक्कत आते हैं। लो ऑक्सीजन रहेगा तो हीमोग्लोबिन बढ़ने चालू होता है। नेचर क्या करता है, बॉडी क्या करती है, चलो अगर ऑक्सीजन कम मिलता है तो कम से कम ज्यादा हीमोग्लोबिन बढ़ाते हैं और फाइंड आउट करते हैं किधर ऑक्सीजन मिलता है क्या। जैसे अगर खेतों में माल कम होता है और माल की सख्त जरूरत है तो ट्रक लोगों का काम बढ़ जाता है। ये गांव में जाओ उधर कुछ मिलता है क्या देखो, वो गांव में जाओ तो ज्यादा ट्रक रास्ते पे घूमेंगे। वैसा हीमोग्लोबिन भी ज्यादा रास्ते पे आ जाएगा, सर्कुलेशन में आएगा, और ज्यादा हीमोग्लोबिन होएगा तो अपना हार्ट ब्लड है वो घट हो जाता है, और ब्लड घट क्लॉट हो जाता है, और ब्लड घट क्लॉट होने के कारण कॉम्प्लिकेशन बढ़ते हैं। तो ये लो ऑक्सीजन के कॉम्प्लिकेशन है। और ये सब जो बीमारियां हैं, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव डिसीज, क्रॉनिक अस्थमा विद लो ऑक्सीजन लेवल, इंटरस्टिशियल लंग डिसीज, पल्मोनरी हाइपरटेंशन, एडवांस कार्डियक डिसीजेस एंड फेल्यूर, एंड और काफी चीज है जिधर ऑक्सीजन लो लेवल हो जाता है, इनको लो ऑक्सीजन के नुकसान सहन करना पड़ता है, और वो करेक्ट हो जाते हैं अगर हम ऑक्सीजन थेरेपी करते हैं। तो हमें समझेगा कैसा कि हमारा बॉडी में ऑक्सीजन कम है। एक तो मैंने आपको सिम्टम बताया, लो हीमो ऑक्सीजन रहेगा तो क्या होगा, मगर उसके लिए टेस्ट रहते हैं। एक तो फिजिकली एग्जामिन करके हम देख सकते हैं, हमारे हाथ ब्लू हो जाते हैं जब भी आप ऑक्सीजन बॉडी में लो रहता है, आप खुद के हाथ देख सकते हो कैसे है। नंबर 2, पल्स ऑक्सीमेट्री में ऑक्सीजन लेवल कम हो जाती है, 90 ये लेवल है, 88 ये लेवल है जो एक्सेप्टेबल है, मगर 88 का नीचे एक्सेप्टेबल नहीं है। ओके, तो लो हो जाती है। और अगर आपको कंफर्म करना है कि सच्ची में कितना ऑक्सीजन कम है तो आपको ब्लड गैस करते हैं डॉक्टर। लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन थेरेपी, जब ये हम लॉन्ग टर्म में पेशेंट को मशीन खरीदने बोलेंगे, 15 से 17 घंटा ऑक्सीजन लेने को बोलेंगे, तभी हमें उसका आर्टेरियल ऑक्सीजन लेवल गिनना जरूरी है, कि वही एक गाइड करता है। इसके लिए जब ये पेशेंट हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाते हैं तुरंत, तो हम उनको ऑक्सीजन सप्लाई नहीं बोलते हैं परमानेंटली खरीदो, कुछ टाइम के लिए खरीदो, फिर देखा जाएगा कितना रिकवरी हो जाती है। और वो रिकवर हो जाने के बाद उनका आर्टेरियल ब्लड गैस करते हैं, हाँ भाई चलो अच्छा ऑक्सीजन लेवल है तो जरूरत नहीं है, तो हम मशीन खरीदने को नहीं बोलेंगे क्योंकि वो भी महंगी चीज है। ये है पल्स ऑक्सीमीटर जो आपने कोविड के टाइम में देखा रहेगा। उसमें क्या क्या है देखो, सैचुरेशन है 97 ईयर, हार्ट रेट लिखा है 60, और पी आई लिखा है। व्हाट इज दिस पी आई? इट इज कॉल्ड परफ्यूजन इंडेक्स। सबसे इंपॉर्टेंट है, परफ्यूजन इंडेक्स मीन्स ब्लड सप्लाई, वो हाथ को किधर कितना जाता है उसका इंडेक्स है, वो मिनिमम होना ही चाहिए। कम से कम अगर अच्छा परफ्यूजन इंडेक्स पाना है आपको, तो सर्कुलेशन अच्छा होने के लिए ये जो पल्स ऑक्सीमीटर है मिनिमम 1 मिनट तक रखना है आपको। हम लोग घाई पे लगा के निकाल देता है और रॉन्ग है। तो अगर आपको सही ऑक्सीजन तुमको गिनने हैं तो वो इंडेक्स फिंगर में डाल के कुछ टाइम तक रुकिए आप, कम से कम 2% 3% तक वो परफ्यूजन अच्छा इंप्रूव होना चाहिए। 0.02 से लेके 2-3% तक ऑक्सीजन परफ्यूजन इंडेक्स अच्छा रहता है। मगर हमें कभी कभी आपको इंडेक्स दिखाई देगा 7, 8, 9, 20 तक जाती है, तो बहुत अच्छी बात है। तो वो सब अच्छा परफ्यूजन इंडेक्स होने के लिए ज्यादा टाइम तक पल्स ऑक्सीमीटर लगा के रखिए, देन वो जो रीडिंग आएगा वो रिलायबल रीडिंग रहेगा। अभी इसका काम कैसा करता है देखो, पल्स ऑक्सीमीटर, इसमें से लाल लाइट है उसको रेड लाइट बोलते हैं, दूसरा है उसको हम इंफ्रारेड लाइट बोलते हैं। तो ये दो लाइट, इंफ्रारेड हमारी फिंगर, ये फिंगर है हमारी फिंगर, ये नखून है, इधर से अंदर जाते हैं, इधर एक प्लेट है
जिधर वो ऑक्सीजन खून में जो मिलता है, उसमें दो प्रकार के खून रहता है, एक ऑक्सीनेटेड ब्लड रहता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और एक कार्बन ऑक्सीजन कम रहता है डीऑक्सीनेटेड ब्लड रहता है। तो जो हमारी जो इंफ्रारेड लाइट है वो ऑक्सीजन मिली हुई ब्लड से जाता है, और जो कार्बन रिड्यूस हीमोग्लोबिन वाले जो ब्लड है वो रेड लाइट से जाता है, और उसमें जो फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब हो जाने के बाद जो बचता है उसका कैलकुलेशन करके हमें एक पल्स ऑक्सीमीटर का रीडिंग मिलता है। तो इस तरह से मशीन चलती है। तो वो रखने का तरीका भी देखो कैसा होना चाहिए। तो अगर सच्ची रियल रिपोर्ट आपको मिलना है सही, तो ऑक्सीजन कैसा इस्तेमाल करने का, तो पहला बैठने का पोजीशन इज इंपॉर्टेंट। दूसरा, हमेशा ये इंडेक्स फिंगर है, जो पहला फिंगर हम लोग इंडेक्स फिंगर बोलते हैं, उसमें गिनने का। नंबर दो, उसका ऊपर का जो नेल पॉलिश है, जो पिगमेंट है, वो निकाल देना है। अगर डिफॉर्मिटी रहेगी तो वो हाथ मत इस्तेमाल करो, फिर दूसरा फिंगर इस्तेमाल करो या दूसरे हाथ का फिंगर इस्तेमाल करो। ओके, सो ये फिंगर बराबर से नेल पॉलिश नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी पिगमेंट रहेगा तो उससे सैचुरेशन में अलग दिख सकता है। दूसरी बात ऐसी है कि पोजीशन ऑफ द फिंगर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। अगर तुम्हारे फिंगर हिलते रहेगी कुछ कारण, ट्रेमर्स के कारण, तो सही रिपोर्ट नहीं आएगा। जैसा मैंने बताया 1 मिनट तक आपको ऑक्सीजन लगा, पल्स ऑक्सीमीटर लगा के रखना है, फिर जो रीडिंग आती है वो रिलायबल रीडिंग रहती है। उसका उसके अंदर जो ब्लड जाता है वो ठंडी हवा से ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है, और उसके लिए आप एसी में अगर पल्स ऑक्सीमीटर देखेंगे या ठंड में देखेंगे तो, और आपका फिंगर अगर बहुत कोल्ड हुआ रहेगा तो सही रीडिंग नहीं आएगा, वो रॉन्ग रीडिंग भी हो सकता है। तो इसके लिए अगर तुम्हारा ऑक्सीजन लेवल्स कभी लो दिखता है तो डरो मत, अच्छी तरह से जैसे बताया उस तरह से ऑक्सीजन गिनो। अगर आपको लगता है कि नहीं और ट्राई करना है तो चेक करो तुम्हारी बैटरी बराबर है क्या मशीन की, आपके दूसरे जो हेल्दी लोग हैं उनको लगा के देखो, और फिर हम कंपेयर करेंगे। पैनिक मत हो जाइए कि तुम्हारा ऑक्सीजन लो है। दूसरी बात है, कुछ लोगों में, बच्चे लोगों का प्रोब अलग रहता है, एडल्ट्स के प्रोब अलग रहते हैं। जैसे फिंगर प्रोब बोलते हैं, वैसे ईयर को लगाने के भी प्रोब्स आते हैं, वो भी है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग आपकी है कि किस तरह से पल्स ऑक्सीमीटर का इस्तेमाल किया जाए। ओके, और फिर सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो जो ऑक्सीजन लेवल आता है वो इंपॉर्टेंट है, उसके साथ पल्स को भी नोट कीजिए, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो लेट अस सी, मैंने आपको बताया कि किस किस के कारण रॉन्ग रिपोर्ट आ सकता है। तो एक तो ब्लड में अगर कार्डियक आउटपुट अगर तुम्हारा कम हो जाता है तो आपका ऑक्सीजन इधर ब्लड वेसल तक ब्लड आएगा नहीं, पहुंचेगा नहीं, तो रॉन्ग ऑक्सीजन रिपोर्ट आएगा। अगर वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाता है, कभी स्क्लेरोडर्मा के आपने पेशेंट देखे रहेंगे, उनका ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा कम रहता है फिंगरों में, तो जब ये पल्स ऑक्सीमीटर लगता है तो बहुत टाइम लगता है उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन आने को, कभी कभी मिलता भी नहीं है तुरंत। ओके, तो ये जो है इसका मतलब उनमें ऑक्सीजन नहीं है ऐसा नहीं है, वो उधर पहुंच नहीं पाता है। दूसरा, कुछ पॉइजनिंग है, कुछ सिकल सेल एनीमिया है जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा बता सकते हैं, एक्चुअली कम, हम उसका अगर 90 रहेगा तो वो 98 तक भी बता सकते हैं, तो फॉल्स पॉजिटिव भी ज्यादा आ सकता है। तीसरी, अदर काफी कॉजेस मैंने बताया जो फॉल्सली लो आते हैं, गलती से लो आते हैं, जिसमें वीनस पल्सेशंस है, एक्सरसाइज एक्सेसिव मूवमेंट्स है हाथ का, पिगमेंट्स वाला मैंने आपको, एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन होगा, फिंगर का ऊपर नेल पॉलिश हो गया, बहुत सीवियर एनीमिया रहेगा तो भी ऑक्सीजन लेवल बराबर नहीं आएगा। तो ये ऑक्सीजन लेवल कम आने का, पल्स ऑक्सीमीटर का रॉन्ग रिपोर्ट लिखने का कारण काफी रहता है, तो वो समझ लीजिए बिफोर यू इंटरप्रेट द योर ऑक्सीजन रिपोर्ट। नाउ हम ऑक्सीजन किस तरह से दे सकते हैं मरीजों को, तो एक तो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर है, दूसरा हमारा सिलेंडर सिस्टम है। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर क्या करता है, हवा को अंदर खींच लेते हैं, और उसके अंदर जो सिलेंडर रहते हैं वो उसमें से नाइट्रोजन निकाल देते हैं, और जो प्योर ऑक्सीजन जो आता है उसमें से 50% एनवायरमेंट में छोड़ता है और 50% मरीज को मिलता है। नहीं तो एक ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर इस्तेमाल करेंगे एक रूम में, और रूम ऐसे रहेगा बंद रहेगा, और 2-3 जन और सोते हैं रूम में, तो बाकी के लोगों को ऑक्सीजन कम मिलेगा, ऐसा मन में डर रहेगा। ऐसा नहीं है, वो ऑक्सीजन हवा में से खींचते हैं, उसको प्यूरिफाइड करते हैं, और उसमें से 50% ऑक्सीजन बाकी के लोगों को भी मिलता है, और बाकी का ऑक्सीजन मरीज को मिलता है। तो ये है, तो जनरेटर ऑक्सीजन फ्रॉम रूम एयर कर सकते हैं हम। बाद में उसमें अनेक प्रकार की मशीन आती है, 5 लीटर वाली आती है, 10 लीटर वाली आती है, पोर्टेबल आती है, ट्रैवल यूज के लिए आती है, रीफिलिंग सिस्टम्स रहते हैं, लिक्विड ऑक्सीजन भी आ सकता है इंडिया में। तो ये सब अलग अलग मेथड से हम ऑक्सीजन मरीज को देते हैं,
ये जो बताने के लिए मैंने आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन्स बता रहे हैं किस तरह से रहती है, और ये मशीन्स पेशेंट को ऑक्सीजन देती है। ये 5 लीटर वाला है, ओके, वो 10 लीटर वाला है। कुछ ऐसे है कि एक मशीन के ऊपर 2 जन भी ऑक्सीजन ले सकते हैं। अगर घर में दोनों बीमार है तो एक मशीन खरीद के 2 जन को भी ऑक्सीजन मिल सकती है। तो इस तरह से ऑक्सीजन थेरेपी हम देते हैं मशीन्स के द्वारा में। और उसके ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेट, पोर्टेबल ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, ये क्या है? ये एक पेशेंट को कैरी करने के लिए रहता है। अगर आप बाहर चलते हो और चलने के बाद ऑक्सीजन ड्रॉप होता है तो फिर ये ऑक्सीजन इस्तेमाल कर सकते हैं पोर्टेबल, जो बहुत प्रकार के आते हैं। 2-3 kg वाले आते हैं, ज्यादा ओवर थोड़ा सा हेवी वेट वाले भी ऑक्सीजन आते हैं जो हम ट्रॉली से लेके जा सकते हैं। उनकी बैटरी लाइफ 4 आवर्स से लेके 8 आवर्स तक रहते हैं। कभी कभी और भी उसकी बैटरी लाइफ, एक्स्ट्रा बैटरी लगा के हम उसका बैटरी लाइफ बढ़ा सकते हैं। उसको कार में भी चार्ज कर सकते हैं। उसका सर्टिफिकेट रहता है कि आप एरोप्लेन से लेके जा सकते हो वो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर को। और ये जो टेक्निक है, टेक्नोलॉजी है, उसमें पल्स टेक्नोलॉजी करके एक आती रहेगी, आपने सुना रहेगा, जिसमें सिर्फ सांस लेता है तभी ऑक्सीजन मिलता है, और जब भी पेशेंट सांस छोड़ता है तभी मशीन बंद हो जाती है। और इसके कारण ऑक्सीजन का बैटरी का लाइफ बढ़ता है। और वही ऑक्सीजन सिर्फ सांस लेते समय मरीज को मिलता है, सांस छोड़ते समय पेशेंट को ऑक्सीजन नहीं मिलता है, जो बैटरी लाइफ 3 घंटे के बदले में 4-5-6 घंटा भी चल सकती है। मगर एक चीज ध्यान में रखो, ये पल्स ऑक्सीजन देने वाली जो टेक्नोलॉजी है वो सबके लिए नहीं है, कुछ खास मरीजों के लिए है, जिनके लिए वो है, वो आराम से वो ले सकते हैं। कुछ मरीजों को अगर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, जो ब्रेथलेस ज्यादा होते हैं, जैसे पल्मोनरी फाइब्रोसिस के पेशेंट है, उनको पल्स ऑक्सीमीटर, पल्स थेरेपी इतनी काम नहीं करती है। मगर वो आप पूछे बिना कोई भी मशीन खरीदना नहीं है, आपको समझना जरूरी है। ये इस तरह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल्स है आपको मिलेंगे। ये एक ऐसी मशीन है कि जो हम अच्छी तरह से 3 लीटर कंटिन्यूस फ्लो दे सकती है। और ये इसको ये रहता है, कैरी बैक करने के रहता है, ट्रॉली रहते हैं इसके साथ में। अच्छी मशीन है। ये भी एक मशीन है जिसमें आप छोटा ऑक्सीजन सिलेंडर, एक ऑक्सीजन सिलेंडर एल्यूमिनियम का भर सकते हो, और जब भी आप ट्रैवल करते हो तभी यूज कर सकते हो। घर में सिर्फ ऑक्सीजन मशीन से लेने का, ट्रैवल करने के समय उसमें एक सिलेंडर आया है, वो सिलेंडर, कोई सिलेंडर उसमें डाला हुआ है, वो सिलेंडर से ये इसमें से ऑक्सीजन भर जाता है, फिर आप कैरी कर सकते हो। ऐसे भी मशीन आते हैं। ये एक लिक्विड ऑक्सीजन सिस्टम है, जो हॉस्पिटल में बड़ा लिक्विड आपने देखा रहेगा, ऑक्सीजन सिलेंडर बाहर रखे रहते हैं, जिसका अंदर से एक गैस निकलती है, ठंडापन, ठंडी हवा निकलती है। ये लिक्विड ऑक्सीजन घर में भी एक छोटे छोटे इसमें आप रख सकते हो, और उसमें वो फील कर सकते हो छोटे छोटे बैगों में। अभी ये सिस्टम इंडिया में आई नहीं है, या अब्रॉड में है, आ सकती है फ्यूचर में, जैसा रिक्वायरमेंट बढ़ेगी वैसे आ जाएगी। ये है पोर्टेबल लिक्विड ऑक्सीजन यूनिट, वैसी दिखती है। ये अपना ऑक्सीजन सिलेंडर है। अभी एल्यूमिनियम सिलेंडर भी आते हैं जो 3-4 घंटे अच्छी तरह से चलते हैं, और वो बहुत लाइट रहते हैं। इसका 3 ऑक्सीजन पोर्टेबल का एक ट्रे भी आता है पूरा, 3 छोटे छोटे एल्यूमिनियम सिलेंडर रहते हैं, जो एल्यूमिनियम सिलेंडर आप कैरी कर सकते हो, और पेशेंट को 6-7 घंटा ऑक्सीजन पोर्टेबल सिलेंडर से मिल सकता है। मगर वो लाइट रहते हैं काफी। आप एरोप्लेन में यही सिस्टम यूज करते हैं, पोर्टेबल एल्यूमिनियम सिलेंडर, और वो ऑक्सीजन पेशेंट को अच्छी तरह से दे सकते हैं। नाउ इंपॉर्टेंट इज व्हाट, ऑक्सीजन तो है, मगर वो ऑक्सीजन जो डिलीवरी है सिस्टम, वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितने ऑक्सीजन। हर चीज का एडवांटेज डिसएडवांटेज है। हम लोग नेजल कैनुला आपने देखे रहेंगे, वैसे मास्क भी आते हैं, और एक हाई फ्लो ऑक्सीजन बैग भी आती है। तो लेट अस सी द पिक्चर। यह है अपना कैनुला जो सब जन यूज करते हैं। ये नेजल कैनुला बहुत अंदर तक जाती है, मगर जब आप ऑक्सीजन का फ्लो ज्यादा देते हैं, या ये फिर कड़क हो जाती है, ड्राई हो जाती है कुछ कारण, तो नाक में इंजुरी होकर नाक में थोड़ा थोड़ा ब्लड भी आ सकता है। तो इसके लिए वो चेंज होना चाहिए। कभी कभी हम उसको काटने का सलाह देते हैं, या ऐसी कुछ ट्यूब्स आती है जिसमें ये अंदर तक जाने वाला नहीं रहता है, प्रॉन्क्स नहीं रहता है, इधर तक ही होल रहता है। तो जिसके कारण नाक में जिनको सेंसिटिव है, जिसको उनको काफी नेजल ब्लीडिंग होती है, उनके लिए हम उस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर ये मास्क है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये थोड़ा ज्यादा ऑक्सीजन तक दे सकता है, 5 लीटर 10 लीटर तक। ये 1 to 6 लीटर तक ऑक्सीजन देती है। और ये है कुछ वेंचुरी मास्क, इसमें आप 2 to 15 लीटर यूज करके 34 to 60% तक ऑक्सीजन दे सकते हैं। मगर रिमेंबर, ये जो सिस्टम है ये आपके घर के लिए नहीं है। ये है घर के लिए, ये एक सिस्टम जो पहले वाला है नेजल कैनुला, या ये दूसरा वाला मैक्सिमम, ये
ये रीब्रीदिंग मास्क भी हम जनरली हॉस्पिटल में इस्तेमाल करते हैं, और इसमें इधर ऑक्सीजन रख देते हैं, फिर पेशेंट ज्यादा लेते हैं तो उनको ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में ऑक्सीजन मिलता है। ये इसका अंदर बैग रहता है, नॉन रीब्रीदिंग मास्क, मैं बता दूंगा कैसा है उसका काम होता है। और ये है एक हाई फ्लो नेजल ऑक्सीडेशन, एक बहुत नया सिस्टम है जो हम कोविड के टाइम आईसीयू में या वार्ड में इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें पेशेंट को एक्सट्रीमली हाई लीटर ऑफ ऑक्सीजन 60 लीटर पर मिनट तक ऑक्सीजन मिल सकती है। ये भी घर के लिए नहीं है, ये हॉस्पिटल के लिए है, और इसका कुछ ज्यादा वैल्यू पेशेंट को होम के लिए नहीं आता है। ये ट्यूबिंग्स मैंने बताया, आपको अगर लंबा ट्यूब इस्तेमाल करना है तो आप 6 मीटर्स का जो ट्यूब है उससे 36 मीटर तक ट्यूब 36 फीट तक का ट्यूब आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये जनरली 6 फीट का रहता है, ये 36 फीट तक आप बढ़ा सकते हो। मगर जब भी ये ट्यूब आप इसको कनेक्ट करेंगे, इसको ये जो है इसको हम इसको कनेक्ट करते हैं कनेक्टर से, और पेशेंट को ऑक्सीजन अगर हॉल में देते हैं तो पेशेंट किचन तक या और भी अंदर तक अपने दूसरे बेडरूम तक जा सकता है और वॉक भी कर सकता है विद ऑक्सीजन घर पे। मगर अगर आप ऑक्सीजन ज्यादा ऐसे लॉन्ग ट्यूब से इस्तेमाल करेंगे तो ऑक्सीजन का फ्लो आपको बढ़ाना पड़ेगा। अगर 2 लीटर पेशेंट लेता है तो ये जो कनेक्टिंग ट्यूब हम लगाते हैं तो भाई 4 या 5 लीटर तक ऑक्सीजन का फ्लो रखना पड़ता है तो ही वो पहुंचती है। ये रीब्रीदिंग मास्क बोला है, इधर से ऑक्सीजन मिलता है, ये बैग में जमा हो जाता है, तो जब ये 6 to 8 लीटर का फ्लो रखते हैं तभी काफी हवा इसका अंदर ऑक्सीजन भर जाता है, तो ये पेशेंट जब ब्रीथ करता है तभी ये हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन उसमें जाता है ज्यादा क्वांटिटी में, तो हम लोग पेशेंट को ज्यादा ऑक्सीजन दिलवा सकते हैं उसको। ये हम लोग कोविड के टाइम या हॉस्पिटल में काफी इस्तेमाल करते हैं, जनरली घर में इस्तेमाल इसका नहीं होता है। ये ऑक्सीमाइजर है, ये हम काफी इस्तेमाल किए हैं पेशेंट को, आपने भी देखा रहेगा। ये घर में ऑक्सीजन इस्तेमाल करने के लिए इधर से ऑक्सीजन आती है, ये ऑक्सीमाइजर में ऑक्सीजन डबल टिबल तक कॉन्सेंट्रेशन में रहती है, और पेशेंट जब भी सांस लेता है तभी इसमें से ऑक्सीजन नाक में जाती है, तो पेशेंट का ऑक्सीजन सेव हो जाता है। यानी 2 लीटर फ्लो में पेशेंट 4 लीटर फ्लो का एडवांटेज ले सकता है। तो इस तरह से ऑक्सीजन बढ़ाने की मशीन है। जिनको ऑक्सीजन कम गिरता है, मशीन एक ही है, तो फिर ये इस तरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ लेट अस सी हाउ टू टेक केयर ऑफ ऑक्सीजन मशीन्स। इट इज इंपॉर्टेंट है सबको समझना कि जिनके पास ऑक्सीजन का मशीन है वो क्या करे। पहला तो ऑक्सीजन का मशीन इस तरह से रखिए कि उसको ढको मत, वो ओपन होना चाहिए, वॉल को लगा के चिपका के मत रखो, पर्दे को चिपका के मत रखो, तुम्हारे दरवाजे को चिपका के मत रखो, उसमें स्पेस होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। 1 फीट का स्पेस कम से कम होना चाहिए वॉल से। ओके, सेकेंड दूसरा इंपॉर्टेंट है कि उसको साफ रखो। ओके, स्पिरिट से या अल्कोहल से, जो मेडिकल अल्कोहल जो आता है क्लीनिंग करने का, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हो और वो साफ रख सकते हो। उस पूरी मशीन साफ रखना जरूरी है, मशीन का जिसका ऊपर रखते हो वो जगह भी साफ रखना जरूरी है, मशीन के बाजू का वॉल को भी साफ रखना जरूरी है। ओके, अगर आजू बाजू में पानी ऐसा ड्रॉप नहीं करना चाहिए कि वो अनक्लीन रहे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, मैन्युफैक्चरर्स का गाइडलाइंस रहता है उसको जरूर पढ़े आप, क्योंकि उसमें उसका क्लीनिंग का मेथोडोलॉजी दिया रहता है। ओके, सो डस्ट बिल्ड जगह पे हो जाती है, इसके लिए उसको हमेशा मूव कीजिए, वही एक ही जगह पे मत रखिए। तो ये सब चीज थोड़ी इंस्ट्रक्शंस है। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर डिसइंफेक्शन करने के लिए बहुत चीज इस्तेमाल कर सकते हैं आप। जिसी तरह मशीन को इस्तेमाल क्लीन करते हैं वैसे मास्क को भी क्लीन करना जरूरी है। मास्क भी अल्कोहल या स्पिरिट से क्लीन कर सकते हैं आप। ट्यूबिंग्स को भी क्लीन करना जरूरी है, ट्यूबिंग का एंड्स को भी क्लीन करना जरूरी है, तो नहीं तो वो गीला रहता है, उसका अंदर म्यूकस रहता है, फिर जिधर जिधर म्यूकस हो जाता है उधर जर्म्स आ जाते हैं। तो वो सब चीज आपको कैनुला का, बॉटल का, बैग का क्लीन उतना ही इंपॉर्टेंट है। मेन फिल्टर्स जो रहते हैं मशीन के अंदर, एक बाहर वाला फिल्टर रहता है आपको दिखेगा मशीन का, वो आप हर रोज साफ कर सकते हैं। ओके, उसको ड्राई आप झटकेगा तो भी उसके अंदर की डस्ट निकल जाती है। अगर आपको लगा कि ज्यादा डस्टी लगता है तो पानी में ये करके सॉक करके साफ करके उसको ड्राई कीजिए, उसके बाद लगाइए, गीला फिल्टर मत लगाइए। ओके, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्लीन करके ड्राई करके ही लगाना जरूरी है। अंदर एक फिल्टर रहता है, उसको हम लोग बैक्टीरिया और हेपा फिल्टर बोलते हैं, ये आपको कंपनी प्रोवाइड करती है, उसको आप हाथ मत लगाइए। वो कंपनी के आदमी लोग आके उसको 6 6 महीने में साफ रखेंगे, कभी 1 ईयर में साफ रखेंगे, क्लीन करेंगे, और जो कहते हैं वैसा उसी तरह से आप उनके बदलने की कोशिश करो। और ऑक्सीजन का फिल्टर्स को भी ध्यान दीजिए।
उसकी ह्यूमिडिफाइड बॉटल है, जो बॉटल आती है ना ऑक्सीजन को लगा के, जिसका अंदर से इसमें हम लोग पानी डालते हैं, उसका मार्क लिखा रहता है कितना तक पानी डालने का। वो पानी भी रोज बदली करो, और वो अच्छा पानी बॉइल्ड वाटर आप रखो, या फिर जो हम लोग पीने का पानी हम इस्तेमाल कर रहे हैं अच्छा, वैसा ही पानी उसको रखो, उसको साफ करो। कभी कभी बॉटल ये विनेगर से हम साफ कर लेते हैं, नहीं तो उसका अंदर एक प्रकार का जर्म्स जमा हो जाते हैं, उसका अंदर एक प्रकार की फिल्म जमा हो जाती है बैक्टीरिया की, और वो कभी कभी अंदर सांस की नली में जा सकती है। कुछ इन्फेक्शन है जैसे लेजियोनेला इन्फेक्शन, वो कभी कभी ऐसे ह्यूमिडिफायर्स में या रिजर्वायर्स में पानी में आ जाते हैं, और फिर वो क्लीन करना इसके लिए जरूरी है, उसको ड्राई करके बाद में नया पानी भरना जरूरी है। तो ये इस तरह से बॉटल का भी केयर आपको करना जरूरी है, और वो हर 6 महीने में नया बॉटल खरीदना है, याद रखो, वही बॉटल इस्तेमाल मत करते रहिए। Now, some rules are there when you are using oxygen machine. Don't smoke. Anyway, smoking is harmful, but आप smoke भी मशीन के सामने बैठ के मत करो। चूल्हे के सामने जाके, गैस के सामने जाके ऑक्सीजन लगा के मत रहिए। ये ऑक्सीजन इन्फ्लेमेबल रहता है, उससे ट्यूबिंग्स अगर जल जाती है तो सडनली आपको ऑक्सीजन ट्यूबिंग जल जाएगी, ऑक्सीजन से इंजुरी हो सकती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है वो, आपको गैस के बाजू में नहीं करना है। आप बाकी का काम कर सकते हो, मगर जब भी आप गैस के बाजू में या फिर चूल्हे के बाजू में या फिर स्टोव के बाजू में जाएंगे तो ऑक्सीजन दूर रखिए। ओके, देन जो ऑक्सीजन के जो यूनिट्स है, जो भी है, उसको हैंडल करते समय ऑयली हैंड्स, ग्रीसी हैंड्स मत रखिए। ओके, डोंट प्लेस अ लिक्विड ऑक्सीजन यूनिट ऑन इट्स साइड्स। ओके, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये सब चीज रूल्स है ऑक्सीजन इस्तेमाल करने के। ऑक्सीजन की टॉक्सिसिटी होती है क्या? यस, ऑक्सीजन इज ऑल्सो टॉक्सिक, इट्स अ ड्रग, रिमेंबर, ऑक्सीजन इज अ ड्रग। सो इफ यू ओवर यूज द ऑक्सीजन, स्पेशली वो हॉस्पिटलों में होती है, तो पेशेंट को टॉक्सिसिटी मिलती है। घर में 1 या 2 लीटर ऑक्सीजन से नहीं कुछ तकलीफ होती है, और जो बहुत ज्यादा ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं, 6 लीटर 8 लीटर घर में, तो उनको ऑक्सीजन से काफी चीज नुकसान होते हैं। जैसे ड्राई हो जाता है उनका नाक, रेस्पिरेटरी सिस्टम ड्राई होएगा तो उसमें इंजुरी हो जाती है, इसमें इन्फेक्शन लगता है, या फिर टॉक्सिसिटी होती है, और ब्रोंकाइटिस, निमोनिया अलग प्रकार का, उसको ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी बोलते हैं, वो आ जाती है। कभी कभी ऑक्सीजन से पेशेंट का वेंटिलेशन एंड जो परफ्यूजन, जो मैचिंग होता है, लंग में जितना ऑक्सीजन जाता है और जितना ब्लड सप्लाई रहता है, वो एक मैच रहता है। वो फॉर्मूला में कोई दिक्कत आ जाती है मैचिंग में, तो फिर पेशेंट को ब्रेथलेसनेस हो जाती है। तो ये सब हो सकता है ज्यादा ऑक्सीजन से। आंखों के ऊपर भी उसका कुछ बुरा असर होता है, कभी कभी लंग श्रंक हो जाते हैं ऑक्सीजन के कारण, और फायर हैजार्ड्स रहते हैं। तो ये हो गया ऑक्सीजन की टॉक्सिसिटी। तो मुझे लगता है कि मैं कुछ समय आपको क्वेश्चन आंसर को देना चाहिए, इसके लिए मैं समराइज करता हूँ मेरा टॉक, कि ऑक्सीजन थेरेपी इज अ वाइटल ट्रीटमेंट फॉर इम्प्रूविंग ऑक्सीजन लेवल्स। हमारी ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए एक वाइटल सिस्टम है वो। और हम कोशिश ज्यादा करें कि पेशेंट को नॉर्मल लेवल तक ऑक्सीजन मिले, जिसके कारण उनके सिम्टम्स में रिलीफ हो, जिनका टिश्यू ऑक्सीजनेशन इंप्रूव हो, ओवरऑल हेल्थ क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है। और ये एक प्रकार की थेरेपी है, याद रखो, तो उसको भी केयरफुली आपको मैनेज करना है। तो ये हो गया ऑक्सीजन के बारे में। और ये ब्यूटीफुल कार्टून मैंने नेट का ऊपर से देखा था, कि हाउ आवर ग्रीन ट्रीज आर कनेक्टेड टू द लंग। सो दिस इज the good message that we should plant trees and keep trees or small plants in our house, so that we have got a better oxygen levels. Thank you. कोई भी क्वेश्चन सवाल है आपको आज के लेक्चर के बारे में, जरूर पूछें। थैंक यू सो मच सर फॉर दिस इंफॉर्मेटिव सेशन। आपने बहुत ही सरलता से हम सबको, पेशेंट्स को और थेरेपिस्ट, हम सबको समझाया कि कैसे ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में रहती है, कैसे ऑक्सीजन के इफेक्ट्स हमारे बॉडी पे रहते हैं। आपने डिफरेंट मोड्स ऑफ ऑक्सीजन डिलीवरी, कॉन्सेंट्रेटर्स, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, क्लीनिंग, इतनी बेसिक डिटेल समझाई है जो काफी पेशेंट्स को नहीं पता होती है। कैसे कैन्यूला क्लीन करने का, कैसे एनवायरनमेंट में हम क्लीनलीनेस मेंटेन करके ऑक्सीजन लेवल्स बढ़ा सकते हैं, ऑक्सीजन थेरेपी के गोल्स क्या है, लैक ऑफ ऑक्सीजन से क्या सिम्टम्स मिलते हैं।
बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन था। आई रिक्वेस्ट ऑल पेशेंट्स, जो भी आपको क्वेरीज हैं आप चैट बॉक्स में टाइप करिए। और मैं डॉक्टर पूर्वी, जो चीफ फिजियोथेरेपिस्ट एट प्रतिभा प्रभाकर प्राइमरी रिहैबिलिटेशन सेंटर है, उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि 2 मिनट ये सेंटर के बारे में हम सबको जानकारी दें। Good afternoon, everyone. Am I audible, Dr. Manisha? You're audible. Yes, Yes, you're audible. Okay. सभी पेशेंट्स और सभी पार्टिसिपेंट्स को मेरा गुड आफ्टरनून। मैं प्रतिभा प्रभाकर पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन सेंटर के बारे में 1-2 मिनट में जानकारी देना चाहूंगी। हमारा सेंटर 2012 में शुरुआत हुई है और अभी 2024 मतलब 12 सालों से हमारा सेंटर कार्यरत है। और हमारी जो फैसिलिटीज है, हमने शुरू किया था, आप अगर पिक्चर में देख सकते हैं, तो हमने एक छोटी जगह से शुरू किया था और अभी हम 2022 में नई जगह पे, जो अभी बहुत सारे पेशेंट्स हमारे दिव्य ज्योत बिल्डिंग में आते हैं, नए प्रतिभा प्रभाकर पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन सेंटर में हमारी जो फैसिलिटीज है, मतलब हम लोग सिर्फ होलिस्टिक अप्रोच है और उसमें हमारे जो रेगुलर सुपरवाइज मतलब आपका सब मॉनिटरिंग करते हुए पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन सेशंस प्रोवाइड करते हैं। जो पेशेंट्स हमारे सेंटर पे आ नहीं सकते हैं, वो लोग टेली पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन भी कर सकते हैं, वो भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं। होलिस्टिक योगा थेरेपी 2022 से हमने योगा भी चालू किया है, तो वो उषा शाम योग सेंटर जो हमसे जुड़ा हुआ है, वो हमें बहुत अच्छी तरीके से योगा की सर्विसेज देते हैं। लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस रिहैबिलिटेशन, पेशेंट जिन्होंने 3 महीने का कोर्स किया है, उसके अलावा जो अपना मेंटेन करना चाहते हैं फिटनेस लेवल, उनके लिए भी हमारे पास अलग प्रोग्राम्स है। और स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के लिए जिन्हें पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन के बारे में सीखना है, उनके लिए हम रेगुलर वर्कशॉप्स अरेंज करते हैं। आप साइड पे देख सकते हैं हमारा इंस्टाग्राम हैंडल, हमारे वहाँ जो भी एक्टिविटीज होती है, ग्रुप क्लास होता है, योगा क्लास होता है, और सारे एक्टिविटीज जो अभी ये पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन वीक चालू है, उसके सारे एक्टिविटीज हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे आप देख सकते हैं। और कोई भी क्वेरीज है तो आप दिए गए फोन नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं आपके क्वेरीज का। Over to you, Dr. Manisha. You can take questions now. Thank you very much. थैंक यू सो मच डॉक्टर पूर्वी ये इंफॉर्मेशन के लिए। अब मैं क्वेश्चंस पे जाती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन, सर, इफ देयर इज पेन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट, इज इट ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन? नहीं, आई थिंक जैसा मैंने आपको बताया, ऑक्सीजन कम रहने के कारण क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, और ब्रेथलेसनेस ज्यादा करके रहती है, या फिर थकावट रहती है, टायर्डनेस रहती है। पेन ये कंप्लेंट नहीं है। पेन अगर होता रहेगा तो उसका कारण कुछ अलग रहेगा। न्यूरोमस्कुलर हो सकता है, बोन का हो सकता है, या लंग का अंदर का हो सकता है, या प्लूरा का रह सकता है, या कभी कभी और भी उसके कारण हार्ट के कारण भी लेफ्ट साइड में दर्द हो सकता है। हार्ट लो ऑक्सीजन लेवल ये नहीं सिम्टम है। लो ऑक्सीजन से ऑक्सीजन लेवल कॉम्प्लिकेशन के कारण हो सकता है, मगर एज अ सिम्टम चेस्ट पेन उसका सिम्टम नहीं है। Thank you, sir. Next question. If my oxygen levels stay between 88 to 90, this is a question from an ILD patient. Do I take oxygen immediately? Do I need to sleep with oxygen throughout the night? And what is the best oximeter? I have one, but I can't see the perfusion index on it. ओके, सो 88 to 90 अगर सैचुरेशन अगर आपका है, ओके, बैठे बैठे, तो आप जरूर आप वॉक करके देख लीजिए कितना ऑक्सीजन लगता है। नंबर 1, आप फील करो कि आपको डे टू डे एक्टिविटी घर में करेंगे तो आपको हाफनी लगती है क्या। जैसा आप बाथरूम जाके स्नान करके आते हो तो भी आपको हाफनी लगती है क्या, आप देख लीजिए। मगर ये इंडिकेशन नहीं होता है कि जस्ट 88 एंड 90 सैचुरेशन है वो सफिशिएंट हो सकता है, और उसके साथ अगर ब्रेथलेसनेस हो जाती है तो हम ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए कि ऑक्सीजन थेरेपी का ऊपर काफी इंडिकेशंस ऑफ ऑक्सीजन थेरेपी ये सब मरीजों, ये सब जगह पे लिखे हुए नहीं है।
सिर्फ मैंने आपको बताया ट्रायल जो किए हुए हैं वो बहुत पुराने हैं सीओपीडी में। जब भी उनको कहा गया है, उनमें कहा गया है कि 88 के नीचे अगर ऑक्सीजन रहता है तो हम जरूर ऑक्सीजन लेना चाहिए। अगर 88 के आसपास ऑक्सीजन आपका कम है मगर उसको आपको कॉम्प्लिकेशंस है, जैसा पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो गया है या फिर आपको डे टू डे एक्टिविटी में हांफनी लगती है, तो आपको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ सकती है। ओके, मगर सिर्फ 88 सैचुरेशन, 90 सैचुरेशन सफिशिएंट इनफ टू से कि आपका ऑक्सीजन लेवल काफी अच्छा है, आप डरो मत। I cough. Okay, next question. I cough more during the night while sleeping, and I don't use oxygen during night. Is it because of that? I have complaints of chest pain and back pain when I'm not using oxygen. I request to everyone, आप सिर्फ अपना केस भी बता देंगे क्वेश्चन के साथ तो सर को और इजी हो जाएगा आंसर करने के लिए। वेल, खास अगर ऑक्सीजन कम हो जाता है तो उसके उसके लक्षण मैंने आपको बताया। नींद में अगर आपको ज्यादा खांसी आती है तो वो कुछ रीजन नहीं है उसका, मगर खांसने कंटिन्यूअस खांसेंगे तो कभी कभी आपका जो पल्स ऑक्सीमीटर है वो रीडिंग रॉन्ग दे सकता है, उसके कारण सैचुरेशन कम हो सकता है। मगर वो एक रीजन नहीं है कि रात में खांसी आएगी आपका ऑक्सीजन लेवल लो रहेगा तो। नहीं है, वैसा नहीं है। और कुछ उसका अंदर सेकंड सवाल क्या था मुझे आप बता देंगे? डॉक्टर Chest मनीष। pain, I get chest pain. Yeah. I have या complaints of chest pain and back pain when I'm not using oxygen. नहीं, वो एक कोई ऐसा खास वजह नहीं है उसका कि चेस्ट पेन और बैक पेन होना चाहिए अगर ऑक्सीजन नहीं इस्तेमाल करते हैं। तो डोंट वरी Sir, अबाउट दैट, इज नॉट रिलेटेड टू ऑक्सीजन, लो ऑक्सीजन। सर एक वो प्रीवियस क्वेश्चन पेशेंट का सॉल्व नहीं हुआ था। शुड आई स्लीप विथ ऑक्सीजन एट नाइट? आई एम एन ILD पेशेंट, ऑक्सीजन लेवल यस, 88 to 90। I think if the oxygen levels are around 88% and on डे टू डे एक्टिविटी आपका ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप होता है तो नाइट में आपका ऑक्सीजन लेवल बहुत ड्रॉप हो सकता है। तो इट इज बेटर आइडिया, गुड आइडिया टू स्लीप इन द नाइट विद एन ऑक्सीजन थेरेपी। व्हाई? सो एटलीस्ट उतना ऑक्सीजन आपको रात को मिलेगा तो बड़ा फायदा जरूर होता है, नहीं ऐसा नहीं। मगर ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आप ऑक्सीजन नहीं इस्तेमाल करेंगे तो कोई प्रॉब्लम होने वाला है, इसके ऊपर स्टडीज नहीं है। मगर यस, आई विल रिकमेंड यू टू यूज ऑक्सीजन इन द नाइट इफ योर ऑक्सीजन लेवल्स आर लो इन द डे टाइम। तो नाइट ऑक्सीजन आई विल सजेस्ट। At which LPM? लीटर्स पर मिनट। हाँ, 1 to 2 लीटर्स ऑक्सीजन ले सकते हैं। अगर आपका घर में रेगुलरली ऑक्सीजन लेना 1 लीटर है या 1.5 लीटर है तो नाइट में उसका फ्लो बढ़ा दीजिए अराउंड 2-2.5 लीटर। 1-1.5 लीटर से ऑक्सीजन ज्यादा लगता है रात को सोते समय। नॉर्मल आदमी का भी थोड़ा ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप हो जाता है नाइट में, ध्यान में रखो। ओके, और बहुत ज्यादा ड्रॉप हो जाता है नाइट में ऑक्सीजन तो हम उसको स्लीप एपनिया सिंड्रोम नाम की बीमारी है कि नहीं उसके बारे में देखते हैं, और उसमें ऑक्सीजन थेरेपी काम नहीं आती है। उससे क्या ऑक्सीजन ड्रॉप होतो त्याचा झोपण्यामध्ये। प्लीज म्यूट पे रखिए। हाँ, मिस सीमा को क्वेश्चन पूछना है। ये सीमा आंटी। थोडं दिसत नाहीये। हाँ बोलिए आवाज सीमा येतो जी। माझा? आवाज हो येतो हो, ना? ये तो हा, नमस्कार. मला विचारायचं होतं की मी जो ऑक्सिमायझर वापरते ना तर आता मध्ये 10 लिटरचे ट्यूब बेड मिळत नव्हते, म्हणून म्हटलं 7-8 वर तर ते पिवळा लाईट येतोय, 6 वर पण कधी कधी येतो म्हणून मी तो लावत होते. पण ते लक्षात राहत नव्हतं. 4 वर लावला तर 98 वगैरे पण रिडिंग येतो बसल्यावर. तर मग किती वर लावला पाहिजे? 4 वर ऑक्सिमायझर लावला तर किती मिळतो? O2 किती मिळतो? ते थोडासा जास्त 4 लीटर जर आपण फ्लो लावला तर ऑक्सिमीटर वरती तो साधारण एक 6 ते 8 लीटर पर्यंत तुम्हाला मिळण्याची शक्यता असते। त्याच्यावरती एक चार्ट आहे, तो तुम्ही चार्ट बघू शकता किती ऑक्सिजन जास्त मिळतं ते ऑक्सिमायझर वरती। ते ऑक्सिमायझर घेताना ते तुम्हाला ते चार्ट पण प्रोव्हाइड करतील। पण मी म्हणेन की तुम्हाला 99, 98 ऑक्सिजन ठेवायची गरज नाहीये। तुम्हाला दम लागता कामा नये रात्री, दॅट इज 1। सेकंड, आपका ऑक्सिजन लेवल साधारण 90 to 92 याच्या आसपास ठेवलं तरी खूप झालं। त्यामुळे मी खूप जास्त रात्री नाही लावत, दिवसात काम करताना वगैरे लावते आणि कधीतरी बसली तर मग तो राहून जातो, असं होतं. पण तुम्ही म्हणता तसं डोळ्याला थोडा त्रास व्हायला लागलाय, घसा कोरडा व्हायला लागलाय, हे 2-3 महिन्याच आहे.
आधी मी वापरत नव्हते, आधी साधी कॅन्युलाच वापरत होते, पण ते पुरवायला पाहिजे म्हणून मिळत नाहीये असं म्हणून घाबरून ते लावलेलं. जनरली ना ऑक्सीजन मशीन रहती है, उसके ऊपर ऑक्सीमाइजर हम इतना ज्यादा इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है आपको. खूप जर जास्त 5 लिटर पेक्षा, कारण तुम्हाला ते 3-4 लिटर 5 लिटर पर्यंत ऑक्सिजन देतं सहज. आणि एक लक्षात ठेवा, मी तुम्हाला सांगतो की जसं तुम्ही फ्लो वाढवणार ना ऑक्सिजनचा, तसं पर्सेंटेज ऑफ ऑक्सिजन त्याच्यामध्ये कमी असतं. लक्षात ठेवा, 1 लिटर वरती तर जवळ 98-99% प्युरिफाईड ऑक्सिजन मिळतं. जर तुम्ही 5 लिटर ठेवला तर ते प्रमाण कमी होतं ऑक्सिजनचं. हे जे ऑक्सिमायझर आहे, हे जास्ती करून आपण जेव्हा आपल्याला ऑक्सिजनचा मशीनचं कॉन्सन्ट्रेशन जर ते कमी लिटर लावलं तर तुम्हाला जास्त लिटर ऑक्सिजन मिळतं आणि तो प्युरिफाईड ऑक्सिजन मिळतो. तसंच ऑक्सिजन सिलेंडरला पण तुम्ही लावू शकता ऑक्सीमाइजर. तर ऑक्सीमाइजर अगर सिलेंडर को लगाते तो सिलेंडर भी ज्यादा टाइम तक टिका रहेगा. तो ऑक्सीमाइजर एक ऑक्सीजन का ये ज्यादा रखने के लिए है. इट इज यूज फॉर आपका कम ऑक्सीजन में आपको ज्यादा ऑक्सीजन मिले, उसके लिए है. आता हे 2-3 महिने लावलं तर मला डोळ्यांच्या आंटी डॉक्टरना और दाखवायला लागेल. क्वेश्चंस आंसर करने पड़ेंगे. सॉरी, आपके बहुत क्वेश्चंस आ गए हैं. वील जस्ट टेक लास्ट 2 क्वेश्चन. एक क्वेश्चन, ठीक है. एक ही क्वेश्चन. तर डॉक्टरकडे जावं लागेल का मला डोळ्याच्या? नहीं, आई थिंक यू नाही जस्ट ना, हैव आता टू, कमी करते आपको मी ते. जाने की जरूरत नहीं. आप थोड़ा ऑक्सीजन आप ज्यादा जो है आप ले रहे हो उसको क्वांटिटी कम करो. उल्टा आपका 98 सैचुरेशन इतना रखने की जरूरत नहीं है आपको दिन में. अच्छा, सीपॅपला पण मी 3.5 लावते, पण साधी वायर असते, साधा कॅन्युला हा. असतो. Okay. चालेल, ठीक. Next, Yeah. next Thank you, question. sir. Frequent cough decreases the oxygen level. Will oxygen therapy be useful to decrease the cough? यस, कभी कभी लंग फाइब्रोसिस की जो पेशेंट रहते हैं उनको अगर कंफर्टेबल वो जब भी रहते हैं ऑक्सीजन के साथ, तभी उनको खांसी भी कम आ जाती है. ये बराबर है, हमें ऑब्जर्वेशन है ये हमारा, कि जब भी वो चेंज ऑफ पोजीशन करते हैं तभी खांसी बढ़ जाती है. और हम ऑक्सीजन लेते हैं तो थोड़ा सा ब्रीदिंग उनको कंफर्टेबली, ज्यादा टाइडल वॉल्यूम लेने की जरूरत नहीं है, उनको ज्यादा डीपली सांस लेने की जरूरत नहीं पड़ती है. बार बार ऑक्सीजन लेने की रेस्पिरेट रेट भी उनका कम हो सकता है. तो ऑब्वियसली खांसी लंग फाइब्रोसिस में किसके लिए होती है? तो लंग का जो मूवमेंट ज्यादा हो जाता है उसके कारण होता है. वो ज्यादा लंबा तक सांस लेते हैं या बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली आप सांस लेते हो, तभी जो चेंजेस लंग के अल्वेला में होते हैं वो स्ट्रेचिंग के कारण स्ट्रेच रिसेप्टर स्टिम्युलेटर हो जाते हैं, और स्टिम्युलेट हो जाने के कारण खांसी आती है. तो ऑक्सीजन उनको जरूर कंफर्टेबल बनाता है. ये ऑब्जर्वेशन करेक्ट है तुम्हारा. तो खांसी कम करने के लिए ऑक्सीजन यूज कर सकते हैं. एक last question. एयर प्यूरिफायर कितना बेनिफिट करता है आईएलडी पेशेंट को? जैसे मैंने बताया कि एयर प्यूरिफायर से अगर आप घर में इंडोर ही रहते हैं कायम, ओके, और आपका बाहर जाना कम है, तो जो एयर प्यूरिफायर है, कुछ और अच्छे अच्छे एयर प्यूरिफायर है, वो वायरसेस का लोड, फंगस का लोड भी कम करते हैं. उसके वो डस्ट लेवल, पोलन लेवल्स भी और एलर्जेंस भी कम कर देते हैं. तो एयर प्यूरिफायर्स हैव गॉट रोल टू प्ले इन द पेशेंट जो घर में ही रहते हैं, जिनका रूम हमेशा बंद रहता है. अगर पूरा रूम खोल के अगर एयर प्यूरिफायर लगाएंगे तो मतलब नहीं है. आजू बाजू में अगर तुम्हारा कंस्ट्रक्शन का काम चालू है और रास्ते के बाजू में आपका घर है, और जो ओवरऑल सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मटेरियल लेवल आजू बाजू में ज्यादा है, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल की ज्यादा है, और दरवाजा तुम्हारा खुला रहेगा, तो एयर प्यूरिफायर का कुछ ज्यादा रोल नहीं है. और दरवाजा हमारा क्लोज रहेगा हमेशा, और आप घर में ही हो, किधर जा नहीं रहे हो बिकॉज ऑफ योर सिकनेस, तो फिर एयर प्यूरिफायर विल हेल्प यू अलॉट. The morning ILD patients and fibrosis patients को morning में there is increased cough, तो उसके लिए like basic activities like brushing, toilet activities के लिए cough बहुत ज्यादा होती है. तो ऐसे कोई opinion आप देना चाहेंगे? मुझे लगता है आपकी जो मूवमेंट्स है उसका एकदम सडनली एक्सेलरेट मत करो, वो धीमे धीमे करो, ऐसा मैं कहूंगा. क्योंकि आप एक्टिविटी सभी उठने के बाद हम झट से उठ जाते हैं, तो उसके कारण तुरंत लंग का वेंटिलेशन में फर्क पड़ता है और खांसी शुरू हो जाती है. हम ब्रश करते हैं तभी भी डीप सांस लेते हैं, सांस रोक लेते हैं, उसके कारण भी स्टिम्युलेट हो जाते हैं लंग के अल्वेओलाई.
और उसके रिसेप्टर्स, और खांसी शुरू हो जाती है। तो ये सब चीज आपको ध्यान में रख के थोड़ी आपकी जो गति है काम की या उठने की, वो थोड़ा स्लो करके देख लीजिए, उसमें थोड़ा कम हो सकता है। मगर ये जो मूवमेंट्स चेंज होते हैं लंग के, उसके कारण फाइब्रोसिस के मरीजों को काफी खांसी आ जाती है। मैं एग्री करता हूँ। और बहुत कम दवा ऐसी अवेलेबल है कि वो खांसी को दबा सकती है, और जो भी अवेलेबल दवा है उसके साइड इफेक्ट्स भी रहते हैं और अवेलेबल भी नहीं रहते हैं। तो हम बहुत ये इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कोई रिसर्च आ जावे कि इनकी खांसी कम करे बस। तो फिलहाल तो ऐसे कोई खास जादू जैसा दवा नहीं है। मगर मैं आपको कहूंगा आपकी जो एक्सेलरेशन है, आपकी सडन मूवमेंट्स जो है, उसको धीमे कीजिए। आप उठने के बाद आप शांति से नेजल ब्रीदिंग करने की कोशिश करो, प्राणायाम करने की कोशिश करो, ब्रीदिंग टेक्निक करने की कोशिश करो, जिससे आपका खांसी कम हो सकता है। ठीक है, आगे से ले। सर, लास्ट 2 क्वेश्चंस। फर्स्ट, दिन में कितनी बार ऑक्सीजन लेवल्स चेक करनी चाहिए? और मिस्टर प्रकाश, आप कब से आपका हैंड्स देख रही हूँ मैं, हैंड्स अप है, आप भी अपना लास्ट क्वेश्चन पूछ लीजिए। मैडम, अब मुझे लगता है कि एक ऑक्सीजन हमेशा देखने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एक प्रकार का एक साइकोलॉजी हमारी बन जाती है कि हम कुछ मरीज हमेशा पल्स ऑक्सीमीटर लेके ही घूमते हैं और 2-2 मिनट में लगा के देखते हैं। उसके उल्टा वो एंग्जाइटी लेवल बढ़ जाती है आपकी, और आप एंग्शियस हो इसके लिए करते हो। तो मुझे लगता है कि आपको, अगर आपको दम नहीं लगता है तो आप बिल्कुल ऑक्सीजन लेवल चेक मत करो। अगर आप ऑक्सीजन लेते हो तो वही लेते रहो। अगर आपके दम में कोई फर्क पड़ता है, आपको सांस लगती है, तो जरूर आप चेक कर सकते हो। मैं तो आपको कहूंगा कि इनिशियली प्लानिंग ऑक्सीजन थेरेपी के लिए आप पल्स ऑक्सीमीटर लगा के आप अंदाजा ले सकते हो। वो अंदाजा आने के लिए आप पल्स ऑक्सीमीटर कुछ टाइम के लिए बार बार यूज कर सकते हो। बाद में उसका ऑक्सीजन का मशीन जो है, पल्स ऑक्सीमीटर, कबर्ड में रख दीजिए या टेबल के अंदर डाल के रख दीजिए। बिल्कुल ध्यान मत दो उसको। ओके, और आपका नॉर्मल एक्टिविटी कीजिए। मगर जब भी आपको चेंज हो जाता है आपका बिहेवियर, आपको बुखार आता है तो चेक करो, आपको खांसी ज्यादा आ रही है तो चेक करके देखो, अगर आपको लगता है कि आपकी हाफनी बढ़ गई है तो जरूर चेक करो। आपका हार्ट रेट को भी उतना ही इंपॉर्टेंस दो, ध्यान में रखो मेरा क्या कहना है। सिर्फ ऑक्सीजन सैचुरेशन के ऊपर मत ध्यान दो, तो वो भी नोट करके रखो। तो ये इस तरह से मैं कहूंगा सिम्टम बेस्ड चाहिए। कंपलसरी ऑक्सीजन मशीन बार बार इस्तेमाल मत करो, नहीं तो आप बहुत एंग्शियस हो जाते हो। हॅलो डॉक्टर, क्रॅकिंग साऊंड का येतो मला? इनहेलर वापरते मी, क्रॅकिंग साऊंड आलाय माझा. आवाज बैठने के कारण सबसे इम्पोर्टेंट है कि ड्राई माउथ वो हो जाती है। कभी कभी दवाइयों में जो कैरियर्स रहते हैं उसके कारण मुंह ड्राई हो जाता है। कभी कभी दवा जो स्टेरॉयड इनहेलर है वो गला सुखाता है, और अगर सलाइवेशन मुंह में कम आता है तो ये ड्राइनेस के कारण फंगल इन्फेक्शन भी लग सकती है। तो और वो फंगल इन्फेक्शन हो जाने के कारण गला वॉइस चेंज हो जाता है। पर वॉइस चेंज होना एक इम्पॉर्टेंट साइड इफेक्ट है इनहेलर्स का। तो वो आप गार्गल वाटर कर करके, स्पेसर का इस्तेमाल कर करके आप वो सब अवॉइड कर सकते हो। तो आपका हर केस इंडिविजुअल है। आपके जो ट्रीटमेंट देने वाले डॉक्टर है उनसे आप बात करो और वो आपको गाइड करेंगे। थँक्यू डॉक्टर, थँक्यू. थैंक यू सर। आपने पेशेंटली सारे पेशेंट्स के क्वेरीज आंसर किए और बहुत सिंपल तरीके से सबको गाइडलाइंस दिया कि घर पे वो कैसे मैनेज कर सकते हैं। थैंक यू सोसाइटी ऑफ कार्डियोवैस्कुलर एंड पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन एंड प्रतिभा प्रभाकर पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन सेंटर, जिन्होंने मिलके पेशेंट्स का ओनली ये प्रोग्राम रखा है, पल्मोनरी रिहैब वीक। ये वीक है ही पेशेंट्स के लिए और अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए, और ये मोटिव दोनों ही ऑर्गेनाइजेशंस ने बहुत ही बेखूबी निभाया है। मैं एक लास्ट पॉइंट बोलना चाहूंगी, प्रतिभा प्रभाकर पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन सेंटर की टेली रिहैब सर्विसेज भी ऑन है। जो पेशेंट्स यहाँ पे नहीं आ सकते हैं सेंटर में, वो टेली रिहैब से भी हमें कंसल्ट कर सकते हैं आपकी क्वेरीज और आपके असेसमेंट और ट्रीटमेंट प्रोग्राम्स डिस्कस करने के लिए। आई रिक्वेस्ट एवरीवन, अपने वीडियोस ऑन कीजिए ताकि हम एक ग्रुप फोटो लें।
ऊपर आया। I again thank you डॉक्टर प्रभु देसाई सर, आपने अपने बिजी टाइम स्केड्यूल से ये निकाल के 95 पेशेंट्स आज हमारे ये मीटिंग में ज्वाइन कर चुके हैं और थोड़े पेशेंट्स यूट्यूब पे भी देख रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर एड्रेसिंग ऑल द पेशेंट्स। थैंक यू। आप अपने फीडबैक्स हमारे Thank you very much. व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज कर सकते हैं। अपने फीडबैक्स हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं ताकि आगे चल के हम ऐसे और सेशंस ऑर्गेनाइज करें। और जिनको मेंबरशिप चाहिए सोसाइटी की, आज से हमारा सपोर्ट ग्रुप लॉन्च हुआ है, आप वो लिंक पे रजिस्टर कर सकते हैं। थैंक यू। Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you, everyone. Thank you, doctor. Thank you, madam. Thank you all. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, doctor. Thank you. Thank you.